नमस्कार मित्रों, शेखावत साइंस प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह चैनल शेखावत सर द्वारा निर्मित है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण विषय पर आधारित है। यहाँ दी जाने वाली प्रत्येक जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें, क्योंकि आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में विज्ञान संबंधी प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। यदि आपको सभी चीज़ें समझ में आती हैं और हमारा चैनल पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको क्रमशः सभी वीडियोस मिलते रहें। होशियार, खबरदार, महाराज पधार रहे हैं। सावधान हो जाओ। महाराज के दर्शन पे कमर झुकी होनी चाहिए और घुटने नीचे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उदय सिंह शेखावत और आज का टॉपिक है मानव हृदय। इसे इंग्लिश में ह्यूमन हार्ट कहते हैं और सामान्य भाषा में लोग इसे दिल भी कहते हैं। हालांकि दिल बड़ी संजीदा सी चीज़ है और इसके विषय में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इसकी आकृति पान के पत्ते की तरह है और लोग इसमें एक तीर का निशान भी लगा देते हैं और कहते हैं तीरे नज़र दिल के पार हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाले अख नूं मिला के। दिल दियां गल्लां इसका निर्णय हम आप पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। जल में एक कोशिकीय प्राणियों से कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बहुकोशिकीय प्राणियों का निर्माण हुआ। सभी जलचर प्राणियों में सर्वप्रथम हृदय की स्पष्ट संरचना मछली में देखी गई। मछली के हृदय में एक अलिंद अर्थात एक ऑट्रियम और एक निलय अर्थात एक वेंट्रिकल था। इसका हृदय भी अल्प विकसित हृदय की श्रेणी में ही आता है। पूर्ण विकसित हृदय की बात की जाए तो पूर्ण विकसित हृदय 4 कक्षों वाला हृदय होता है, जो कि स्तनधारियों में पाया जाता है, जैसे कि हम सभी मनुष्य। मनुष्य के वक्ष के मध्य भाग में हृदय स्थित होता है और यह हल्का बाईं ओर झुका हुआ होता है। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम, इसकी लंबाई लगभग 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 9 से 10 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। हृदय की आकृति ऊपर की ओर चौड़ी और नीचे की ओर पतली होती है। हृदय के ऊपरी भाग में 2 अलिंद और निचले भाग में 2 निलय होते हैं। इस प्रकार हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। हृदय का कार्य सभी अंगों तक शुद्ध रक्त को पहुंचाना होता है, जिससे कि अंगों की क्रियाशीलता बनी रहे। हृदय तक सभी अंगों से अशुद्ध रक्त शिराओं अर्थात वेन्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जबकि हृदय से शुद्ध रक्त सभी अंगों तक धमनियों अर्थात आर्टरीज के माध्यम से पहुंचाया जाता है। शिराओं में वाल्व पाए जाते हैं, जो रुधिर को पीछे की ओर जाने से रोकते हैं, जबकि धमनियों में कोई वाल्व नहीं होते। शिराएं हल्की नीले या हरे रंग की होती हैं, जो त्वचा के ठीक नीचे पाई जाती हैं, जबकि धमनियां मांस में दबी हुई बारीक और लाल रंग की होती हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हृदय का विकास क्रम। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से एक चार्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें हृदय के विकास क्रम को दर्शाया गया है। सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो एक कोशिकीय प्राणी जन्म लेते हैं और एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। एक कोशिकीय प्राणियों का शरीर डेवलप नहीं होता। धीरे धीरे इनमें जब दशाएं परिवर्तित होती हैं तो धीरे धीरे इनमें मौसम के आधार पर, मौसम के अनुकूल परिवर्तन होते हैं और इनकी एक कोशिका विभाजित होकर के
कई कोशिकाओं में बढ़ जाती है और इस प्रकार से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की उत्पत्ति होती है। मतलब बहुकोशिकीय प्राणी जन्म लेते हैं। तो बहुकोशिकीय प्राणियों में हृदय एक ऐसी संरचना है जो उनके पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह, रक्त का संचार करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ये जैसे किसी शहर को बसाने से पहले उसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये सब की जाती है, उसी तरह से हमारे शरीर में एक तरह से पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। पाइपलाइंस का मतलब है नसें। ये दो प्रकार की होती हैं, वेन्स और आर्टरीज, मतलब शिरा और धमनियां। शिराओं और धमनियों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार होता है और ये रक्त का संचार हृदय के पंप करने से होता है। तो हृदय जब पंप करता है तो पूरे शरीर के सभी अंगों तक रक्त पहुंचता है और रक्त में उपस्थित पोषक तत्व उन अंगों तक पहुंच पाते हैं तथा ऑक्सीजन भी पहुंचती है, जिससे उन अंगों की कार्य क्षमता और ऊर्जा बनी रहती है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हृदय जो पाया गया था वो मत्स्य वर्ग के प्राणियों में पाया गया था। ये मत्स्य वर्ग के जो प्राणी हैं, मतलब मछली, इनको इंग्लिश में पीसीज कहते हैं, ये इनमें द्विवेशमी हृदय पाया गया था। द्विवेशमी का मतलब इनके हृदय में दो कक्ष थे, मतलब दो चैम्बर थे। दो चैम्बर मतलब दो भाग, दो कमरे आप कह लीजिए। और ये हृदय अपूर्ण था, इसमें एक अलिंद और एक निलय था। अलिंद को इंग्लिश में आर्ट्रियम या ऑरिकल कहते हैं और निलय को इंग्लिश में वेंट्रिकल कहा जाता है। तो मत्स्य वर्ग के प्राणियों से हृदय की उत्पत्ति होती है और मत्स्य वर्ग के प्राणियों में जो हृदय पाया गया था वो अपूर्ण है और द्विकक्षीय हृदय है, मतलब टू चैम्बर्ड हार्ट है और इसमें एक ही अलिंद और एक ही निलय था। मत्स्य वर्ग के बाद, मतलब मछली, ये जल में रहने वाली प्राणी हैं। इसके बाद उत्पत्ति हुई उभयचर वर्ग की। उभयचर वर्ग के प्राणियों में जो हृदय पाया गया वो तीन कक्षीय हृदय था। तीन कक्षीय हृदय, इसमें दो अलिंद और एक निलय था। ये भी एक तरह से अपूर्ण हृदय ही है। उभयचर का मतलब होता है, इंग्लिश में इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, और इसका मतलब होता है ऐसे प्राणी जो जल में और स्थल पर दोनों में आसानी से चल सकते हों, दोनों में आसानी से निवास कर सकते हों। तो जैसे मेढक, मेढक क्या है? उभयचर प्राणी है, उभयचर वर्ग का प्राणी है। जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है। इसके बाद विकास हुआ सरीसृप वर्ग के प्राणियों का, मतलब रेंग कर चलने वाले प्राणी, इन्हें इंग्लिश में रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स जिनमें दो अलिंद और एक निलय था, ये भी अल्प विकसित हैं। परंतु सरीसृप वर्ग के सभी प्राणियों में ऐसा नहीं होता। कुछ प्राणी ऐसे हैं जैसे मगर और घड़ियाल, इनमें पूर्ण विकसित हृदय पाया जाता है। मगर और घड़ियाल ये भी रेंग कर चलने वाले प्राणी हैं, इनमें पूर्ण विकसित हृदय पाया जाता है। चार कक्षीय हृदय को हम पूर्ण विकसित हृदय कहते हैं। ये अपवाद स्वरूप है, मतलब एक्सेप्शन है सरीसृप वर्ग में, जबकि सरीसृप वर्ग में तीन कक्षीय हृदय ही पाया जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप मगर और घड़ियाल में चार कक्षीय हृदय है, मतलब इनमें दो अलिंद और दो निलय पाए जाते हैं। रेंग कर चलने वाले प्राणियों के बाद विकास हुआ पक्षी वर्ग का। पक्षी वर्ग मतलब उड़कर चलने वाले, उड़कर विचरण करने वाले प्राणी, इनको इंग्लिश में एवीज कहते हैं। तो एवीज मतलब पक्षी वर्ग के ऐसे प्राणी जो
उड़ लेते हैं, जिनमें सभी प्रकार की चिड़ियाँ आती हैं। कुछ चिड़ियाँ हालांकि ऐसी होती हैं जो नहीं उड़ पाती, लेकिन फिर भी पक्षी वर्ग का मतलब जो अंडे देते हैं और जिनके पास पंख होते हैं, पूरा शरीर रोमों से ढका होता है, इनकी हड्डियां खोखली होती हैं। और आगे देखें, पक्षी वर्ग में 4 कक्षीय हृदय मतलब 4 कक्षीय पूर्ण विकसित हृदय पाया जाता है। इसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ऊपर के भागों को अलिंद कहते हैं और निचले भागों को निलय। ये हम आगे के वीडियो में मतलब आगे ही समझाएंगे। स्तनधारी वर्ग, पक्षी वर्ग के बाद आता है स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग का मतलब मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो अंडे नहीं देते, सीधे बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दुग्ध पान कराते हैं। इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, इनके कर्ण पल्लव होते हैं और ये अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और सीधे ये बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। 4 कक्षीय हृदय इनमें पाया जाता है, मतलब पूर्ण विकसित हृदय इनमें पाया जाता है। 4 कक्षीय हृदय मतलब ऊपर के भागों में 2 अलिंद और निचले हिस्सों में 2 निलय होते हैं। आइए नज़र डालते हैं कुछ रोचक तथ्यों पर। हृदय को धड़कने के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। हृदय की बाहरी व भीतरी परत क्रमशः एपिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच उसे आघातों से बचाने के लिए एक पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। पहला कृत्रिम हृदय, जिसका नाम जार्विक 7 था, जिसमें एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया गया था, 1982 में इसे प्रयोग में लाया गया। यदि हम हृदय को खड़ा खड़ा मतलब अनुप्रस्थ रूप से काट दें तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। अब इसमें ऊपर के 2 भाग, ऊपर के ये 2 भाग अलिंद कहलाते हैं। ये दायां अलिंद है और ये बायां अलिंद। अलिंद को इंग्लिश में ऑट्रियम या ऑरिकल कहते हैं। दाएं अलिंद में एक SA नोड स्थित होता है। इसका पूरा नाम है साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो ऑट्रियम नोड। हृदय के निचले हिस्से में 2 कक्ष पाए जाते हैं जिन्हें वेंट्रिकल कहते हैं। अलिंद और निलय के बीच में वॉल्व स्थित होते हैं। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में जो वॉल्व पाया जाता है उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व हिंदी में त्रिवलनी कपाट कहा जाता है। जबकि बाएं अलिंद और निलय के बीच जो वॉल्व पाया जाता है उसे बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व के अलावा इसे मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। अब इधर देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक फेफड़ा है, इंग्लिश में लंग्स कहा जाता है। इस फेफड़े का संबंध इन 2 नलिकाओं के माध्यम से हृदय से किया गया है। इसके जरिए आपको हृदय और फेफड़े तथा शरीर के मध्य रुधिर का परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है इसको समझने में आसानी होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त दूषित रक्त महाशिरा के माध्यम से हृदय के दाएं भाग में लाया जाता है। देखिए, दूषित रक्त का रंग हल्का नीला या बैंगनी होता है। तो दाएं भाग में यह दूषित रक्त ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। पल्मोनरी धमनी उसे कहते हैं जो
हृदय को फेफड़े से जोड़ती है। पूरे शरीर में यही एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। तो पल्मोनरी धमनी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित रक्त इस फेफड़े में पहुंच जाता है। यहाँ पर जो Hb लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और ये अशुद्ध रक्त फेफड़े में पहुंचता है। तो फेफड़े द्वारा इसमें उपस्थित अशुद्धि के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको नासा मार्ग मतलब नाक के रास्ते के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लगभग 4% CO2, लगभग 4% CO2 प्रत्येक श्वास में बाहर निकाली जाती है और फिर ये बचता है केवल हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर। और श्वास द्वारा ली जाने वाली ऑक्सीजन जब इस हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर में मिलती है तो इसे बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन शुद्ध रक्त की पहचान है। और यहाँ से देखिए ये रक्त लाल हो गया है। लाल रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। और ये पल्मोनरी शिरा के माध्यम से हृदय के बाएं भाग में, लेफ्ट पार्ट में पहुंचा दिया जाता है। पल्मोनरी शिरा ये एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। ये फेफड़े से हृदय को जोड़ती है और शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। हृदय के द्वारा बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ ये शुद्ध रक्त कैरेटिको-सिस्टेमिक आर्क मतलब महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार हृदय एक पंपिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है। मतलब हम कह सकते हैं यह हमारे शरीर का एक प्रकार का टुल्लू है जो रक्त को खींच करके मतलब पंप करता है और फेफड़ों में भेजता है, जहां इसकी गैसीय अशुद्धि दूर की जाती है और फिर वापस हृदय के बाएं भाग में भेज दिया जाता है और फिर यहां से इसे विभिन्न अंगों तक पुनः भेज दिया जाता है, जो कि शुद्ध रक्त होता है। आगे एक महत्वपूर्ण बात देखिए मित्रों, हृदय के दाएं अलिंद में ये जो SA नोड दिख रहा है इसे पेसमेकर भी कहते हैं। पेसमेकर एक ऐसी संरचना होती है जो हृदय को धड़कने के लिए पर्याप्त मात्रा में करंट प्रदान करती है। यदि ये पेसमेकर खराब हो जाता है तो डॉक्टर्स बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा SA नोड के स्थान पर एक लिथियम बैटरी डाल देते हैं जो लगभग 7 से 8 वर्ष तक की अवधि की होती है। उसे हर 2 से 3 महीने के अंतराल में चार्ज करना पड़ता है। इस प्रकार हृदय के दोनों भागों में एक भाग में शुद्ध और दूसरे भाग में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, परंतु ये आपस में मिलता नहीं है, अतः इसे दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस प्रकार मनुष्य का हृदय लगातार रक्त को पंप करते हुए 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। आइए मित्रों आगे देखते हैं। यहाँ आपको एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। इस ग्राफ में एक बार वक्र ऊपर जाता है और एक बार नीचे आता है। एक बार ऊपर जाना और एक बार नीचे आना, इसे एक हृदय चक्र कहते हैं, 1 हार्ट साइकिल।
ऊपर जाने का मतलब है उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर, और नीचे आने का मतलब है निम्न रक्तदाब, लो ब्लड प्रेशर। जब ये ग्राफ ऊपर जाता है तो ये हाई बीपी को दर्शाता है, मतलब रक्तदाब की उच्चतम सीमा को दर्शाता है, और जब ये ग्राफ नीचे आता है तो रक्तदाब की निम्नतम सीमा को दर्शाता है। ऊपर ग्राफ जाने का तात्पर्य है, इसे कहते हैं प्रकुंचन दाब, मतलब हृदय के सिकुड़ने का दाब, इंग्लिश में सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यह अवधि 0.3 सेकंड की होती है, जबकि ग्राफ के नीचे आने पर इसे कहते हैं अनुशीतलन दाब, मतलब हृदय के फैलने का दाब। इसे इंग्लिश में डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। यह अवधि 0.5 सेकंड की होती है। यदि देखें तो सामान्य स्वस्थ युवा मनुष्य का बीपी अर्थात ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। mm का मतलब मिलीमीटर, Hg का मतलब पारा स्तंभ। मर्क्यूरी कॉलम जो होता है उसमें पारा ऊपर और नीचे आकर के रक्तदाब को प्रदर्शित करता है। 120/80, 120 मतलब हृदय के सिकुड़ने पर दाब अधिक हो जाता है, अर्थात सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg होता है, और हृदय जब फैलता है तो दाब कम हो जाता है और ये 80 mmHg हो जाता है। इसे डायस्टोलिक प्रेशर या अनुशीतलन दाब कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का बीपी 120/80 mmHg होता है। बीपी को नापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकुंचन दाब 0.3 सेकंड और अनुशीतलन दाब 0.5 सेकंड का होता है, तो कुल मिलाकर एक हृदय चक्र 0.8 सेकंड में कंप्लीट होता है। हृदय का रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है दो धड़कनों के बीच का समय। तो हृदय के दो धड़कनों के बीच का समय मतलब हृदय के आराम करने का समय। वास्तव में मित्रों, हृदय आराम नहीं करता। एक बार धड़कना प्रारंभ हो जाता है तो जीवन पर्यंत धड़कता रहता है, परंतु फिर भी हृदय के दो धड़कनों के बीच के समय को रिलैक्सेशन टाइम, हृदय का रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, जिसकी अवधि है 0.033 सेकंड। आगे देखते हैं, हृदय जब पंप करता है तो ब्लड पंपिंग इन वन स्ट्रोक, मतलब ब्लड पंपिंग के वन स्ट्रोक में एक बार धड़कन में लगभग 68 से 70 ml रक्त शुद्ध करता है या रक्त पंप करता है। मतलब हृदय एक धड़कन में 68 से 70 ml खून पंप कर सकता है। हृदय के धड़कने की जो ध्वनि होती है वो लब और डब के रूप में सुनी गई है। इसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हृदय की आवृत्ति, इस ध्वनि की आवृत्ति बहुत ही कम होती है। इस ध्वनि की आवृत्ति 1.25 हर्ट्ज या बीट्स पर सेकंड होती है। अतः इसे सुनने के लिए चिकित्सकीय यंत्र स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ रोचक तथ्यों के विषय में बात करें तो एक गर्भवती महिला का हृदय लगभग 1 मिनट में 80 से 85 बार धड़कता है, जबकि एक नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी का हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। अगला तथ्य, यदि हम हृदय को स्वतंत्र छोड़ दें, अर्थात हृदय पर
से मस्तिष्क के हिस्से, मस्तिष्क के पिछले भाग मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का नियंत्रण समाप्त कर दिया जाए तो हृदय की स्वतंत्र रफ्तार, हृदय की अपनी रफ्तार 100 धड़कन प्रति मिनट होती है। आइए मित्रों, आगे बात करते हैं। क्या हृदय का प्रत्यारोपण किया जा सकता है? हृदय को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? बिल्कुल, और ऐसा होना अब आम बात हो गई है। हृदय का सबसे पहला सफल प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के ग्रूटेशूर नामक हॉस्पिटल में, ग्रूटेशूर नामक स्थान पर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। वर्ष था सन 1967, 1967। इसको एक बार फिर देख लें। मनुष्य में सफल हृदय प्रत्यारोपण मतलब सफल हृदय ट्रांसप्लांटेशन किया गया था दक्षिण अफ्रीका के ग्रूटेशूर नामक स्थान पर। किनके द्वारा? डॉक्टर का नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, और ट्रांसप्लांटेशन का वर्ष था 1967, 1967। जबकि भारत में सफल हृदय प्रत्यारोपण, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण एम्स में डॉक्टर वेणुगोपाल राव द्वारा सन 1994 में किया गया था, 1994 में। तो आज की जानकारी यहीं तक मित्रों, आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में अन्य रोचक तथ्यों के साथ फिर उपस्थित होगा। नमस्कार।